नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल मारो। राजस्थान के इस वक्त के बुलेटिन में बात होगी तमाम बड़ी खबरों की। बताएंगे ड्राई रन के बारे में जो 8 जनवरी को फिर होगा मिशन वैक्सीनेशन के तहत। बाकी बचे हुए जो जिले हैं वहां पर ड्राई रन किया जाएगा, यानी ड्रेस रिहर्सल वैक्सीनेशन की। साथ ही बताएंगे बेजुबानों पर आई आफत के बारे में जिस पर सरकार अलर्ट है, और बात होगी घूसखोरों की जिन पर एक बार फिर एसीबी ने शिकंजा कसा है। और बताएंगे शहर शहर हादसों के कहर के बारे में। लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। खबर, अलवर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। डीएसपी स्तर के अधिकारी को ट्रैप किया गया है। सीओ ग्रामीण को ट्रैप किया गया है। सीओ सपात खान पकड़ लिया गया है। 3 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ। मुकदमे में राहत दिलाऊंगा, यह भरोसा दिलाकर रिश्वत मांगी थी सीओ ने, जिसके बाद परिवादी ने एसीबी में इसकी शिकायत की। एसीबी ने मामले का सत्यापन करवाया। ट्रैप को प्लान किया गया और इस ट्रैप में यह घूसखोर आ फंसा। ईमान बेचते धर दबोचा गया। डीएसपी स्तर का अधिकारी घूसखोर निकला। सीओ ग्रामीण नाम सपात खान पकड़ लिया गया है। और सीधा रुख करेंगे जयपुर का। सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, क्या जानकारी है? देखिए, अब से कुछ देर पहले जयपुर एसीबी ने अलवर में बड़ी कार्रवाई की है। सीओ ग्रामीण अलवर सफा खान को गिरफ्तार कर लिया है। एक कांस्टेबल के जरिए जो है वो परिवादी से उसने रिश्वत मांगी थी। 13 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। परिवादी के करीब 12 से अधिक मुकदमे जो है वो दर्ज थे और उन मामलों में राहत दिलाने की एवज में जो है वो सपाक खान ने 13 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। लेकिन एसीबी ने आज उसे 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। और ये नए साल पर एसीबी की एक बहुत बड़ी कार्रवाई है जिसमें सीओ स्तर के अधिकारी को दबोचा गया है। और भी कुछ डिटेल्स जो हैं वो अब से कुछ देर में ही एसीबी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। उसमें डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमन जो है वो प्रेस बहुत बड़ी मछली फंसी है। बहुत बड़ी मछली फंसी है ट्रैप की इस कार्रवाई में। और अलवर से भी मेरे सहयोगी राजेंद्र मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राजेंद्र, आपके पास क्या जानकारी है? जी, फिलहाल जो एसीबी की टीम है वो आरोपी जो डीएसपी सपात खान है, सपात खान को लेकर के एसीबी के जो ऑफिस है वहां लेकर के गई है। वहां पर उससे पूछताछ की जा रही है और ट्रैप की जो कार्रवाई है वो कागजी कार्रवाई है उसको पूरा किया जा रहा है। बात की जाए तो परिवादी से जैसे सौरभ ने भी बताया 13 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। तिजारा के एक सरपंच है, उसके द्वारा ये परिवार से जब लगातार रिश्वत मांगी जा रही थी उसमें राहत नहीं दी जा रही थी मुकदमे में। उसके बाद एक कांस्टेबल के जरिए सौदा तय हुआ 3 लाख रुपए में। उसके बाद जयपुर में शिकायत की गई और जयपुर में ही शिकायत के बाद इस पूरे मामले को लेकर के ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और आज 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए उनके आवास पे एनईवी थाने के पीछे ही डीएसपी का आवास है, वहां पर ही ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम देने के बाद एसीबी की टीम है आरोपी डीएसपी को लेकर के एसीबी ऑफिस गई है और वहां पर फिलहाल अधिकारी है वो कुछ भी नहीं बता रहे हैं। उनका कहना है कि अभी इस पूरे मामले में मुख्यालय पे बताया जाएगा। तो अभी कुछ देर बाद में जयपुर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें पूरी डिटेलिंग। ठीक है सौरभ, हाल के दिनों में एक और बहुत बड़ी मछली इंदर राव एसीबी के शिकंजे में फंसी थी। फिर जब वो मामला खुला तो कई सारी बातें सामने आई कि ये तो विवादित रहा है, इस पर समय समय पर कार्रवाइयां हुई हैं। और अब जानकारी मिल रही है कि उसने तो अकूत संपत्ति बना रखी थी। अब इसी कड़ी में अगर सपात खान को जोड़कर देखा जाए तो ये भी एक बड़ी मछली है और अभी तो इसके भी कच्चे चिट्ठे खंगाले जाएंगे। बिल्कुल स्वप्निल, आपने बिल्कुल सही कहा कि पिछले 2-3 महीनों में एसीबी ने बड़ी मछलियों को पकड़ने का दौर है वो शुरू कर दिया है। और अब किसी भी प्रकार से इन भ्रष्टाचारियों पर राहत की उम्मीद जो है वो एसीबी से बिल्कुल भी नहीं है। और यही कारण है कि अब दनादन कार्रवाइयां जो है वो की जा रही हैं। 12 के तत्कालीन आईएएस जो कलेक्टर रहे इंद्र सिंह को भी जो है वो रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया था। और अब चूंकि जिस प्रकार से सपाक खान को गिरफ्तार किया है, कांस्टेबल भी इसमें ट्रैप हो चुका है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अब
अब शफाक खान की किस प्रकार की संपत्तियां रही हैं, किस प्रकार से उसने भ्रष्टाचार करके संपत्तियों को अर्जित किया है, उन तमाम चीजों के बारे में भी एसीबी जो है वो उनके घर पर और दूसरी जगह भी सर्च की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। और उसमें शाम तक संभवतः ये पता पड़ पाएगा कि शफाक खान ने भ्रष्टाचार के जरिए कितनी संपत्ति जो है वो अर्जित की थी, कितना मोटा माल जो है वो कमाया था। उन तमाम चीजों के बारे में शाम तक जो है वो अपडेट हो पाएगा। और कुछ देर में मैंने जिस प्रकार से बताया कि डीजी बीएल सोनी साहब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, तो उसमें भी कई और चीजों के बारे में जानकारियां मिल पाएंगी। जी बिल्कुल। लेकिन राजेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं, किस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है सीओ शफाक खान का, क्या उसके बारे में और कुछ जानकारियां हैं? क्योंकि जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो कई सारी कहानियां तैरने लगती हैं, कुछ और बातें भी उभर कर सामने आती हैं। लोग तरह तरह की बात करते हैं कि भाई हमें तो पता था ये आने वाले दिनों में फंसेगा क्योंकि इसके काले कारनामे इस तरह के रहे। क्या ऐसी कोई चर्चाएं हैं? जी, इस तरीके की चर्चाएं अलवर पुलिस के मामले में हमेशा रहती हैं। अलवर पुलिस हमेशा भ्रष्टाचारों के मामले में विवादों में रही है और लगातार अलवर पुलिस पे गाहे बगाहे इस तरीके के आरोप लगते रहते हैं। और जहां तक बात करें शफाक खान की, शफाक खान पूर्व में भी अलवर में थानों में कई थानाधिकारी रहे हैं और प्रमोशन पाने के बाद फिर वापस डीएसपी होने के बाद अलवर में आए हैं और लगातार इनकी कार्यशैली पर सवालों में रही है। कई बार इस तरीके के आरोप लगे हैं, लेकिन जब तक किसी को आरोप साबित नहीं होते तब तक पुलिस के सामने इस तरीके से बोलना एक बड़ी हिम्मत का काम होता है। पुलिस अधिकारियों के सामने सीधा भ्रष्टाचार का आरोप लगाना वो बड़ी महाभारत होती है कि किसी अधिकारी के खिलाफ कौन आदमी खड़ा हुआ है। लेकिन अब जिस तरीके से एसीबी में ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया है तो अब इस पूरे मामले की कलई खुलेगी, किस तरीके से उनके द्वारा संपत्तियां अर्जित की गई हैं। अलवर और जयपुर में उनकी संपत्तियां हैं, उन सभी जगहों पर एसीबी अभी पूरे उनके लॉकर्स को खंगालेगी और घर पे सर्च ऑपरेशन करेगी। तो कहीं ना कहीं अभी शाम तक ये पूरे मामले की परत खुलती जाएंगी, किस तरीके से उन्होंने संपत्तियां अर्जित की हैं। मैं सौरभ एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। एक मुकदमे में राहत दिलाने की एवज में कांस्टेबल के जरिए रिश्वत मांगी गई, किस तरह का मुकदमा था जिसे यह कमजोर करने वाला था? देखिए, उन सब चीज़ों के बारे में डिटेल्स अभी और आनी बाकी है क्योंकि एसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और उससे पहले ये मामला जो है वो सामने आ चुका है। इसलिए आज से अभी जिन अधिकारियों ने कार्रवाई की है वो पूरे मामले की जानकारी नहीं दे रहे हैं, लेकिन कुछ देर में डिटेल मिल जाएंगी। लेकिन ये बताया जा रहा है कि कुल 12 मामले थे और डीजी बीएल सोनी साहब पहुंच चुके हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू होने जा रही है। ठीक है, तो कुछ ही पलों में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। डीजी बीएल सोनी साहब पहुंच चुके हैं, प्रेस वार्ता हो रही है। चूंकि बेहद बड़ी खबर है, बड़ी मछली फंसी है एसीबी के जाल में। अपना ईमान बेचते सीओ शफाक खान पकड़ा गया अलवर में। एसीबी में शिकायत हुई थी कि वो रिश्वत मांग रहा है जयपुर में, जिसके बाद ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाया गया और इस बड़े मामले को लेकर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और करप्ट लोगों पर शिकंजा कसने वाले आला अधिकारी, बड़े चेहरे, हीरोज आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और प्रेस के साथ डिटेल्स मामले की साझा कर रहे हैं। प्रेस नोट दे दो। तो अभी तक जिन्हें यह लगता था कि एसीबी सिर्फ छोटी मछलियों को पकड़ती है, उनके लिए बीते 2-3 महीने में एसीबी ने जो कार्रवाइयां की है वो अपने आप में जवाब है। अब बड़ी मछलियां फंस रही हैं एसीबी के शिकंजे में, एसीबी के जाल में, ट्रैप के जाल में। तो भ्रष्टाचारी सावधान हो जाए, चाहे आप किसी भी लेवल पर हो, किसी भी बैकग्राउंड के हो, भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो एसीबी आप तक पहुंचेगी और फिर आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नया वर्ष आपके लिए बहुत प्रसन्न रहे, सफल रहे, समृद्ध रहे और आप सभी की जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो। ब्यूरो की तरफ से आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमने पूरे वर्ष भर का लेखा जोखा आपको बताने के लिए कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने क्या क्या किया है और आने वाले साल में हमारे लिए जो क्या क्या प्राथमिकताएं हैं वो आपके मार्फत राजस्थान के आमजन को बताने के लिए आज हमने आपको यहाँ इनवाइट किया था।
बीते वर्ष में कुल जो भी कार्रवाई हुई उसका पूरा लेखा जोखा आपको जो अभी एक नोट दिया गया है उसके अंदर है। पिछले वर्ष से कुछ ट्रैप की संख्या थोड़ी बढ़ी है और डीए और अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन के कुछ केसेज में की संख्या में कमी आई है। विभागवार कितने हुए हैं वो सारे हमने अभी इसके अंदर आपको बताए हैं। हमारा प्रयास ये रहा है कि हर आम जन तक ब्यूरो की पहुंच हो। इसके लिए जो हमारी हेल्पलाइन नंबर है 1064, इसको हमने प्रयास किया है कि इसको हम ज़्यादा एक्टिव रखें, इस पे वरिष्ठ अधिकारी कॉल्स को सुने और जो लोगों की समस्याएं हैं भ्रष्टाचार से संबंधित उनका सत्यापन करके और हम आगे की कार्रवाई करें। तो वर्ष पर्यंत कुल 363 मुकदमे एंटी करप्शन ब्यूरो राजस्थान ने इस वर्ष में दर्ज किए हैं और कुछ संस्थागत भ्रष्टाचार के मामले एसीबी ने उजागर किए थे, जिनकी सूची जिनके बारे में एक ब्रीफ नोट आपको इसमें दिया गया है। जो मुख्य रूप से 20 इस तरह के प्रकरण जो टॉप 20 के प्रकरण जिसको हम बोलेंगे, जिसमें कि कई प्रकरणों में रिश्वत लेने वाले रिश्वत देने वाले दोनों को गिरफ्तार किया गया, उच्चाधिकारी गिरफ्तार किए गए, वो आपको एक ब्रीफ नोट दिया गया है। वर्ष भर में एसीबी राजस्थान ने केंद्र सरकार के भी 18 अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया है। तो इस प्रकार पूरे वर्ष का लेखा जोखा आप अभी देखेंगे। आप इसमें से जो भी आपके प्रश्न हैं वो आप पूछ सकते हैं। ये वर्ष भर का लेखा जोखा है। हमने सबने मिलकर के और जो वर्ष की प्राथमिकताएं हैं वो भी इस वर्ष के लिए वो हमने बड़े विनम्र रूप से अभी डिसाइड करी है। जो पहली प्राथमिकता है वो संगठित भ्रष्टाचार, जो लोग आदतन रिश्वतखोर हैं उनकी पहचान करके और उनके विरुद्ध कार्रवाई करना, प्रभावी कार्रवाई करना, अनुसंधान भी जल्दी से करना। हमारे मुकदमे कई बड़े लंबे समय से पेंडिंग है, तो उनका त्वरित अनुसंधान करना और सफल अभियोजन करना, ये हमने एक प्राथमिकता करी है तय। आय से अधिक संपत्ति के मामलों के बारे में पूरा पता करना, उन लोगों को चिन्हित करना जो बहुत भ्रष्ट हैं, उनको चिन्हित करके और उनके विरुद्ध कार्रवाई करना। और जो गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम्स है जिसमें काफी बड़ा धन खर्च होता है सरकार का, उनमें कहां छीजत होती है उसका पता लगाना। और हम प्रयास करेंगे कि विभाग के उच्चाधिकारियों से मिलकर के और उस छीजत को रोका जा सके और उसमें जो भी भ्रष्टाचार के पहलू हैं उनमें हम कार्रवाई कर सकें। ये हमने इस साल की एक प्रमुख प्राथमिकता रखी है। जो पुराने लंबित मामले हैं उनका निपटारा करना, ये हमारी प्राथमिकता है। हमारा ये दायित्व है कि जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में हमारा साथ देता है, हमारे साथ आता है, रिश्वत को ना कह करके और रिश्वतखोर अधिकारी को अरेस्ट करवाता है, तो उस व्यक्ति का जायज काम कराना ये हमारा दायित्व है। तो राज्य सरकार ने दिसंबर 2019 में एक हमारी रिक्वेस्ट पे एक सर्कुलर निकाला था कि अगर कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाता है और भ्रष्ट व्यक्ति को पकड़वाता है तो उसके जायज काम को प्राथमिकता पे कराया जाएगा। इसके बारे में डिटेल में हमारे एडीजी साहब अभी आपको ब्रीफ करेंगे। आसूचना संकलन हेतु हमने 1064 जो हेल्पलाइन नंबर है, जो पहले मैंने आपको निवेदन किया, उसको हम हर जगह पहुंचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर ढाणी, हर गांव, हर पंचायत, हर तहसील, हर नगर पालिका, हर शहर, हर कस्बे में लोगों को ये पता रहे कि अगर राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का कोई भी कर्मचारी उनके जायज काम के लिए रिश्वत की मांग कर रहा है तो वो हमको
कांटेक्ट कर सके, हमसे संपर्क कर सके, अपनी शिकायत दर्ज करा सके। तो इसलिए 1064 1064 हमारी हेल्पलाइन को हम हर जगह पर प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। एक आमजन का ही सुझाव था कि व्हाट्सएप का कम्युनिकेशन थोड़ा सेफ होता है, तो उस पर भी हमने एक हेल्पलाइन शुरू की है 9413502834। इस पर भी खूब सारे हमारे पास कंप्लेंट्स लोगों की आ रही हैं और इसको हम आम जन तक पहुंचाएंगे। हमारे जो ब्यूरो के अधिकारी हैं उनको इन सब प्रकरणों में दक्ष बनाने के लिए हम ट्रेनिंग को भी एक प्रमुख प्राथमिकता रख रहे हैं, जिससे कि इनको हम और अच्छे तरीके से कैसे हम अनुसंधान कर सकते हैं, जो हमारे सबूत हैं, साक्ष्य हैं, उनको इकट्ठा कर सकते हैं और कोर्ट तक पहुंचा सकते हैं। ये हमारा रहेगा। और लास्ट हमारी प्राथमिकता यह है कि हमारे जो कार्यालय के भवन हैं उनकी बेहतर देखभाल करें, वहाँ पर कुछ आधुनिक तकनीक के संसाधन हैं उनको हम उपलब्ध करा सकें। ये इस तरह की हमारी प्राथमिकता रहेगी। मैं एक बार फिर से आपके मार्फत सभी आम जन को ये निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक आपसे रिश्वत की मांग करे तो आप हमारे पास आइए। अगर आपको स्थानीय एसीबी की यूनिट पर विश्वास नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि लोगों को वहां के स्थानीय अधिकारियों पर विश्वास नहीं होता, तो आप हमारे पास सीधा आ सकते हैं। 1064 पे कॉल करें, हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन पे कॉल करें और हम उसका सत्यापन करके हम खुद आपके पास पहुंच जाएंगे। एसीबी आपके द्वार पहुंच जाएगी और उसमें आगे जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करेगी और आपके जायज काम को करने में भी हम पूरी आपकी मदद करेंगे। ये राज्य सरकार की पॉलिसी भी है। अंत में मैं आप सभी मीडिया कर्मियों से, जो हमेशा जमीन से जुड़े रहते हैं, कहीं भी कोई घटना होती है सबसे पहले पहुंचते हैं फर्स्ट रेस्पॉन्डर के रूप में घटना को कवर करने के लिए, आपको भी अपने व्यक्तिगत या व्यावसायिक जीवन में अगर कहीं पर भी इस तरह की बात दिखे कि कहीं कोई रिश्वत मांगी जा रही है या कहीं भ्रष्टाचार का कहीं आपको कहीं कुछ पता लगता है, तो आप अगर हमें संपर्क करके बताएंगे तो हम अनुग्रहित होंगे आपके। एक बार फिर से आपको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं हमारे एडीजी साहब से कहूँगा कि जो राज्य सरकार ने एक सर्कुलर निकाला है कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हेल्प करते हैं, कार्रवाई करते हैं, कराते हैं, उनके काम को किया जाए, उसके बारे में जानकारी देंगे। उसके बाद हमारे डीआईजी साहब हैं जो हमारे प्रोसिक्यूशन को भी मॉनिटर कर रहे हैं, तो वर्ष भर में किस तरह से हमारे मुकदमों में सजा हुई और उसके बारे में बताएंगे। नया साल है, नए साल में एक बड़ी कार्रवाई अलवर में देखने को मिली है, किस तरह की कार्रवाई? हाँ, आज अलवर में अलवर ग्रामीण के डीवाईएसपी श्री सपात खान को एसीबी की सेंट्रल यूनिट ने 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए अपने ड्राइवर के साथ गिरफ्तार किया है और जो परिवादी है उसके विरुद्ध मुकदमे हैं, उन मुकदमों में कार्रवाई नहीं करने के लिए उसकी एवज में पैसे मांगे गए थे। संजीव नैन, हाँ, हमारे संजीव नैन हमारे जो SIW स्पेशल इन्वेस्टिगेशन विंग के एडिशनल एसपी संजीव नैन है, उनके द्वारा कार्रवाई की गई है और परिवादी से जैसे साहब ने बताया, मुकदमा परिवादी के खिलाफ कुछ मुकदमे दर्ज थे, उनमें कार्रवाई नहीं करने के लिए ये पैसे ली गई थी और वहाँ मौके पे कार्रवाई चल रही है, प्लस वहाँ इनकी जो सस्पेक्ट ऑफिसर उनके घर की तलाशी भी चल रही है। तो जो सर्कुलर के बारे में साहब ने बताया, जो पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री जी और चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी सब यहाँ मीटिंग हुई थी, यहाँ हमारे एसीबी में सब यहाँ आए थे, हमारी एसीबी की एक मीटिंग हुई थी, उसमें चर्चा ये हुई थी कि साहब जो ट्रैप हो जाता है उसके बाद कभी कभी विभाग पूरा उसके पीछे, परिवादी के पीछे पड़ जाता है, उसे काम नहीं होने देते, क्योंकि परिवादी को
जितना ट्रैप हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, परिवादी के लिए अपना काम बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद जब इस समस्या को समाधान करने के लिए सरकार ने एक सर्कुलर निकाला। ये दे दो, ये इसमें ठीक आएगी। तो जो परिवादियों की जो समस्या है, सबसे समस्या यही रहती है कि बाद में ट्रैप होने के बाद पूरा विभाग एक तरह से पीछे पड़ के उनके काम नहीं होने देते। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है उसके बिल पास नहीं होने देंगे, उसके बाद उसको ब्लैकलिस्ट कर लेंगे। तो इस तरह की समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया। तो सरकार ने एक सर्कुलर निकाला है। उस सर्कुलर का मेन उद्देश्य ये है कि जो विभाग अध्यक्ष है, जिस विभाग में भी हमारे परिवादी की काम पेंडिंग है, तो वो विभाग अध्यक्ष की जिम्मेदारी है उसका जो जायज काम है उसको कराने के लिए। और हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी तय की गई, हम भी उसका विभाग से रिक्वेस्ट करें, विभाग से हम भी वार्तालाप करें, संपर्क करें और हमारे परिवादी की काम कराएं। इसके इस सर्कुलर आने के बाद काफ़ी अच्छे रिजल्ट सामने आए। 2019 सितंबर में एक परिवादी था सांचौर में, उसके करीब काफ़ी 2 करोड़ के बिल अटके हुए थे और 2 साल से उसका बिल पेंडिंग थे। जब हमारा ट्रैप हुआ उसके 15 दिन बाद जब हमने विभागों से संपर्क किया, उसके बाद पूरा 2 करोड़ की उसका पूरा ही पेमेंट हो गया। और अभी रिसेंट केस आपने देखा होगा कि जयपुर में मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज एंड ट्रांसपोर्ट, वहाँ एक बीकानेर के परिवादी ने ट्रैप कराया था। उसका जो पेट्रोल पंप की एनओसी है इस विभाग में करीब 2 महीने से पेंडिंग थी। वो ट्रैप होने के आधे घंटे के अंदर अंदर ही उस परिवादी का काम हो गया और उसको एनओसी भी मिल गई। तो ये हमारे लिए काफ़ी मदद है और परिवादियों के लिए भी काफ़ी मददगार रही है। तो जो ट्रैप कराने आते हैं उनको इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि साहब बाद में हमारा काम होगा या नहीं होगा। अभी रिसेंटली 1 हफ्ते पहले हमारी जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर है, होम सेक्रेटरी साहब है, उन्होंने सब विभागों की मीटिंग ली थी और एसीबी के अधिकारी भी गए थे। उस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो जिन लोगों ने ट्रैप कराया उनके काम हुए ही नहीं हुए। तो ये रेगुलर इस तरह की मीटिंग होते रहेंगे। अब मैं एक बार हमारे एसपी साहब है योगेश दधीच साहब, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार इस पूरा परिपत्र को एक बार आपको पढ़ के बताएंगे। राज्य सरकार ने 5/12/19 को एक परिपत्र जारी किया। मैं उसका टेक्स्ट पढ़ रहा हूँ। बहुधा यह शिकायतें प्राप्त होती हैं कि आमजन द्वारा लोक सेवक से अपने वैध कार्य करवाने हेतु संपर्क करने पर लोक सेवक द्वारा रिश्वत की मांग की जाती है। किसी व्यक्ति के द्वारा लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में शिकायत करने पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा उस लोक सेवक के विरुद्ध ट्रैप कार्रवाई, पब्लिक परिवार, पब्लिक मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाती है। भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत ट्रैप ब्यूरो में करवाने के पश्चात परिवादी का संबंधित विभाग में कार्य विचाराधीन रहता है। ऐसा भी ध्यान में आया है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा की गई कार्रवाई के कारण संबंधित विभाग कार्यालय में लोक सेवकों द्वारा परिवादी से द्वेषता रखते हुए उसके विचाराधीन वैध कार्य को अनावश्यक रूप से पूर्ण नहीं किया जाता है। सद्भावपूर्ण सहयोग नहीं कर मात्र कागजी खाना पूर्ति की जाती है तथा कई बार तो संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा परिवादी को जानबूझकर प्रताड़ित किया जाता है, जो अत्यंत खेदजनक है। इस प्रक्रिया में बहुत अधिक समय व्यतीत होने के पश्चात भी परिवादी का कार्य पूर्ण नहीं होता है। ऐसा होने से आम जनता में भ्रष्टाचार के खिलाफ खैर करने के लिए नकारात्मक सोच विकसित होती है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है और आम नागरिकों में लोक सेवकों के प्रति संदिग्ध छवि बनती है, जो कदापि अनुचित है। अतः समस्त मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, शासन सचिव उपरोक्तानुसार आवश्यक निर्देश अपने अधीनस्थ अधिकारियों को प्रसारित करें एवं आदेश की पालना सुनिश्चित करें कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में परिवादी द्वारा लोक सेवक के विरुद्ध शिकायत पब्लिक ट्रैप कार्रवाई करवाने के पश्चात परिवादी के वैध कार्य को प्राथमिकता पर नियमानुसार अविलंब पूर्ण करें।
परिवादी को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित नहीं करे एवं भविष्य में भी उसका कार्य प्राथमिकता पर किया जावे। उक्त निर्देशों की किसी भी प्रकार की अवहेलना होने पर राज्य सरकार उसे गंभीरता से लेगी। समय समय पर विभागाध्यक्ष बैठक आयोजित कर ऐसे परिवादियों से संबंधित कार्यों की समीक्षा करें। समाप्त। ये सर्कुलर जो निकला है राज्य सरकार का, उसकी कॉपी हमने आपके फोल्डर में सबमिट करी है। डीआईजी साहब। राज्य सरकार की जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसका जो मकसद है, उसका जो उद्देश्य है, वो तब तक पूरा नहीं किया जा सकता जब तक लोक सेवकों को जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उनको पकड़ना, उनकी जो आय से अधिक संपत्ति है उसको जब्त करना, उनके खिलाफ मुकदमे बनाना, गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान से न्यायालय में उनको अंतिम रूप से सजा देना। जो गत वर्ष था उसमें न्यायालयों से, विभिन्न न्यायालयों से हमारे करीब 125 मामलों का फैसला हुआ। सजाएं भी प्रतिशत करीब 53 रहा। 56 मामलों में सजा हुई, 50 में बरी हुए और 19 मामले ड्रॉप हुए। चूंकि ये प्रतिशत देखने में बाकी जो एजेंसीज हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, उसके मुकाबले बेहतर लगता है, परंतु इसे और ठीक करने के लिए इस साल में ब्यूरो का केस ऑफिसर स्कीम लागू किए जाने का बिल्कुल योजना है। जो महत्वपूर्ण प्रकरण हैं उनको केस ऑफिसर स्कीम के तहत चिन्हित किए जाएंगे और जो संगठित भ्रष्टाचार में जो लिप्त लोग हैं उनके मामलों में न्यायालयों में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान पूरा करके गुणवत्तापूर्ण साक्ष्य के साथ हम न्यायालय में जाएंगे। न्यायालय में जाने के साथ ही उनमें न्यायालयों में उनकी नियमित पैरोकारी हो, पैरवी हो, इसके लिए केस ऑफिसर स्कीम लागू की जाएगी। जो दक्ष पुलिस जो ब्यूरो के अधिकारी हैं उनको केस ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा और ऐसे मामलों में सजा हो ये ब्यूरो सुनिश्चित करेगा। ये ब्यूरो की प्राथमिकता रहेगी। अनुसंधान के स्तर पर भी कई मामले बिना कारण लंबित रह जाते हैं। उसमें कई कारण हैं, चाहे कई विभाग हैं जो आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराने में विलंब करते हैं, चाहे मुद्दा अभियोजन स्वीकृति का हो, अभियोजन स्वीकृति समय से नहीं मिलती हो, या कदाचित न्यायालयों में मामले लिटिगेशन में रहने, पेंडिंग रहने के कारण पेंडेंसी काफ़ी बढ़ जाती है। इस साल डीजी साहब के नेतृत्व में ये प्रण किया गया है कि इस वर्ष में ऐसे जो लंबित प्रकरण हैं उनमें गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान किया जाकर हर हालत में उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। ये ब्यूरो की प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है और ब्यूरो के उद्देश्यों में ये शामिल है कि आने वाले समय में जो सजा दिलाने का प्रतिशत है उसमें वृद्धि की जाएगी, इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न हो तो कुछ प्रश्न हम चर्चा कर सकते हैं। अभियोजन स्वीकृति एक बड़ा मुद्दा रहता है। डिपार्टमेंट से अभियोजन स्वीकृति नहीं मिल पाती है, तो लेकिन किस तरीके से पिछले साल खान विभाग में बड़ा ट्रैप किया गया था और उनको पोस्टिंग मिल गई, फिर एसीबी को थोड़ा सा। देखिए, अधिकांश मामलों में अभियोजन स्वीकृति हमको मिल जाती है और ये सक्षम अधिकारी का प्रेरोगेटिव है कि वो स्वीकृति दे या न दे। मैं यही कह सकता हूं कि हम हमारी तरफ से जो भी एविडेंसेस हैं, जो भी साक्ष्य हैं, उनको पुरजोर तरीके से प्रस्तुत करेंगे और जरूरत पड़ी तो उच्चतम स्तर पर हम उन एविडेंसेस को, उन सब हमारे जो मजबूत पहलू हैं किसी भी मुकदमे के, उनको प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि हमारी अभियोजन स्वीकृति की जो भी गैप है उसको पूरा कर सकें। सर, आपने
कि 363 मामले दर्ज हुए हैं इस साल में एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा। इन मामलों में से कितने मामलों में एसीबी कन्विक्शन सिक्योर करने में सक्षम रहा है, कितने मामलों में कोर्ट ने जो सजा है वो हुई है दोषियों को, ये बताएं। और क्या आपको लगता है कि ये बड़ा पहलू है कि सजा जो है जितनी होनी चाहिए उतनी चाहिए? देखिए, जैसे हमारे डीआईजी साहब ने बताया कि जो पुराने केसेस जो 2020 में डिस्पोज हुए हैं उसमें हमारा कन्विक्शन परसेंट 53% रहा। जो ये 363 केसेज हमने 2020 में जो किए हैं उनमें करीब 50 केसेस में तो हम न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर चुके हैं और बाकी केसेस देखिए थोड़ा गैप रहता है। हम जो केस अभी दर्ज करते हैं ये एविडेंस कलेक्ट करके और उसको अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करके और उसको न्यायालय में प्रस्तुत करने में थोड़ा समय लगता है। तो इस समय को, इस गैप को कम करने की हमने इस बार प्रायोरिटी हमारे लिए तय की है। सारे आईओज को इंडिविजुअली हर केस में बात करके अगर कहीं कोई गैप हो रहा है तो हम हाईएस्ट लेवल पर फैसिलिटेट करवा रहे हैं, जिससे कि उनकी कोई अगर मान लो उनको कोई ऑफिसर डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा तो हम हाईएस्ट लेवल पर हम फैसिलिटेट करके वी आर ट्राइंग कि वो वहां गैप हो जाए। हाँ, कन्विक्शन परसेंट हमारा बाकी पुलिस से काफी बेहतर है, बट उसको और बेहतर करने के लिए हम इस बार प्रोसिक्यूटर्स की भी हमने एक कॉन्फ्रेंस रखी है, जब हम सारे प्रोसिक्यूटर्स के साथ चर्चा करेंगे। ये भी हमने डिसाइड किया है कि हम सारे अधिकारी हैं वो माननीय जो न्यायालय हैं उनको कॉल ऑन करके और जो भी इश्यूज हैं वहाँ के उनको थ्रेस आउट करेंगे। सो वी इन दिस ईयर वी टेक ए प्लेस दैट वी विल डू मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव अवर कन्विक्शन रेट। सर, जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल से अधिकारी हैं जैसे मिस्टर सिंघवी हो गए माइंस डिपार्टमेंट से, या फिर हाल फिलहाल में बारा के जो कलेक्टर इंद्रजीत सिंह राव थे, क्या आपको लगता है कि ऐसे केसेस में कन्विक्शन सिक्योर करना या सजा दिलाना आरोपियों को आप लोगों के लिए मुश्किल होता है? नहीं, हमें वी आर वेरी श्योर कि जो एविडेंस हमने कलेक्ट किया है, जो भी चाहे कितने ही बड़े अधिकारी हों या छोटे अधिकारी, आपने देखा होगा कि जिनको जेल जाना पड़ा और उनकी जमानत नहीं हुई। अगर आप उनके जमानत का ऑर्डर पढ़ें अभी कल परसों का तो आपको ज्ञात होगा कि काफ़ी अच्छा काम एसीबी ने किया है। देखिए, ये एक इस तरह की चीज़ है कि इसमें कंसर्टेड एफर्ट्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम करना पड़ता है। सो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम उस कंसर्टेड एफर्ट्स को लगातार जारी रखेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि जो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनके केसेस को हम हायर लेवल पर मॉनिटर करके रेगुलरली और लॉजिकल एंड तक पहुंचाएं। सर, अभी उदयपुर रेंज आईजी ट्रांसफर हुए, वो कोटा में एज ए एसपी एसीपी ने उनको बड़े धूमधाम से ट्रैप किया था, तो उस केस का भी स्टेटस क्या है? और चलिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।